हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकोशल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट को कंप्लीट कर स्टार्ट किया हुआ है और उसी सीरीज में हम आज की इस क्लास में करेंगे हमारा जो सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और पोजीशनिंग है। ठीक है, हमने इससे पहले स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग तक का जो आपका सिलेबस है वो कवर कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम ये एसटीपी करेंगे जो कि है सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। देखो, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में या जो सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है वो एसटीपी ही होती है। हमारी एसटीपी ही जो है वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जो कि जिसे हम कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। जब हम कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं तो उसमें हमें यही काम करना होता है कि हमें सेगमेंटिंग करनी होती है, सेगमेंटेशन करना होता है, टारगेटिंग करनी होती है, पोजिशनिंग करनी होती है। फिलिप कोटलर ने इसमें ये एक चीज़ और ऐड की है, एक टर्म डिफरेंशिएशन, यानी कि हमें कुछ डिफरेंट ऑफर करना है हमारे कंपटीटर के कंपैरिजन में, हम कैसे अलग हैं वो चीज़ दिखाना। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्यों करते हैं हम मार्केटिंग में। देखो, सबसे पहले सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना। सेगमेंट्स यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है हमें मार्केट को, तो उसे हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे सेगमेंटेशन और टारगेटिंग में कि हमें किन किन कस्टमर्स को सर्व करना है। सेलेक्ट कस्टमर्स टू सर्व, यानी कि जिनको हमें सर्व करना है, जिनको हमें हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करनी है, वो कस्टमर्स कौन है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पूरी मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हमने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए सेगमेंटेशन में, तब हम उनमें से एक ग्रुप को या दो ग्रुप को या पूरी मार्केट को सेलेक्ट कर लेंगे और उस सिलेक्शन को, यानी कि एक टारगेट बनाना कि हाँ हम इसी मार्केट को सर्व करेंगे, इन्हीं कस्टमर्स को, इन्हीं ग्रुप को सर्व करेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, टारगेटिंग। और टारगेटिंग के बाद हमारी ये जो थर्ड आती है ये होती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब है कि हम कस्टमर्स के माइंड में अपनी जगह कैसे बना रहे हैं। तो कस्टमर्स के माइंड के साथ खेलना, यानी कि माइंड में उनकी अपनी जगह बनाना, उसको हम पोजीशनिंग कहते हैं कि अपनी पोजीशन बनाना कस्टमर के माइंड में। ठीक है, कि हम कैसे बना रहे हैं, हमारी इमेज कैसे शो कर रहे हैं, जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते हैं वही, कि हम कैसे हमारे कस्टमर्स के माइंड में अपनी जगह बना रहे हैं। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन जो फिलिप कोटलर ने अलग ऐड किया, ये क्या है कि डिफरेंशिएट द मार्केट ऑफरिंग टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू कस्टमर्स। हमें डिफरेंशिएट मतलब एक डिफरेंट वो एक्सपीरियंस देना है कस्टमर्स को, तो इसके लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसमें हम हमारे कंपटीटर से अलग और हर कंज्यूमर को अलग अलग चीज़ें सर्व करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं हम कंज्यूमर्स में। ठीक है, हमारी सेगमेंटेशन करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स है ना, तो उन ग्रुप्स को अलग तरीके से सर्व किया जाता है हर एक ग्रुप को। ठीक है, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू प्रपोजिशन डिसाइड करते हैं। वैल्यू प्रपोजिशन यही है कि हम कस्टमर्स को क्या दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं उसमें वो अलग देना, यानी कि डिफरेंशिएशन, और वो दे रहे हैं उसको पोजीशनिंग करना, उसकी पोजीशनिंग करना कस्टमर्स के माइंड में, कि कस्टमर्स के माइंड में वैसे ही इमेज बनाना जैसे हम चाह रहे हैं, तो वो पोजीशनिंग। तो ये इसलिए हम बोलते हैं कि डिसाइड ऑन ए वैल्यू पोजीशन, वैल्यू प्रीपोजिशन। और ये है जो हमारा कि कौन से कस्टमर्स हमें सर्व करने हैं उसका सिलेक्शन करना, वो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग मेथड्स। ओवरऑल इससे हमारा क्या होता है, वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है, ये है ना वैल्यू। देखो, वैल्यू प्रीपोजिशन जो प्रोपोजिशन है, सॉरी, जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बेनिफिट्स जो हम एक कंज्यूमर को देंगे। और वैल्यू का क्या मतलब है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है पहले। वैल्यू, वैल्यू में क्या आता है कि दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कि हम कितना बेनिफिट्स दे रहे हैं और डिवाइड बाय कितनी उससे हम कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो बेनिफिट बाय कॉस्ट का जो रेशो होता है वो हमारा वैल्यू होता है। और सिर्फ बेनिफिट्स अगर हम देखें कि कस्टमर्स को हम क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहे हैं, उसे हम वैल्यू प्रपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब भी ये है कि सेगमेंट बनाना, सेगमेंट यानी कि ग्रुप्स बनाना, यानी कि पूरी मार्केट को ब्रेक डाउन करना इनटू सब डिविजन्स ऑफ कस्टमर्स। और किस बेस पे, कोई भी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स या उनकी सिमिलर सेट ऑफ नीड्स और वांट्स के बेसिस पे उनको अलग अलग डिवाइड करना। और एक ग्रुप के कस्टमर्स के पास फिर सिमिलर उनकी नीड्स होगी या सिमिलर उनकी जो है कोई भी करेक्टरिस्टिक्स उनकी सिमिलर होगी, और ग्रुप वाइज वो अलग अलग होगी। ठीक है,
यानी कि इसे एक टाइप के कस्टमर इस ग्रुप में, दूसरे टाइप के कस्टमर इस ग्रुप में, तीसरे टाइप के इस ग्रुप में, ऐसे हम पूरी मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम ऐसे करते हैं कि एक ये फीमेल के लिए, एक मेल के लिए और एक ये चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो हमने मार्केट को जेंडर वाइज जैसे डिवाइड कर लिया, सेगमेंटेशन कर दिया हमने कि ये फीमेल मार्केट है, ये मेल मार्केट है और ये किड्स की मार्केट है, ठीक है। तो ये ऐसे जेंडर वाइज हो गया। ऐसे ही हो सकता है हैवी कंज्यूमर्स हैं या फिर नॉन हैवी कंज्यूमर्स हैं, उनके बेस पे हो सकता है, किसी भी एक करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम जो है सेगमेंटेशन करते हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में हम पूरी मार्केट को डिवाइड करते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि टू कैटेगराइज द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू ग्रुप्स दैट आर होमोजीनियस इन नेचर। क्योंकि देखो मार्केट पूरी हेट्रोजीनियस है, कोई किसी टाइप के कस्टमर्स है, कोई किसी टाइप के कस्टमर्स है। अब हम उस हेट्रोजीनियस मार्केट में होमोजीनियस ग्रुप्स बना लेते हैं, यानी कि एक ग्रुप में फिर सिमिलर टाइप के होंगे, फिर हम उस एक ग्रुप को सर्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। या फिर अलग अलग ग्रुप्स हैं तो उनको उनके अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग सर्व कर सकते हैं, कि ऐसे ही करेंगे ना, क्योंकि हमें ऐसे समझ आ जाएगा अच्छे से कि हमें हमारी मार्केटिंग करनी कैसे है। तो इसलिए हम अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग किसी भी मार्केटर के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो ये जिसमें अलग अलग होमोजीनियस नेचर में हम ग्रुप्स को डिवाइड कर लेते हैं, और इसका फोकस क्या होता है कि कस्टमर नीड्स फोकस होती है मेनली, और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हम जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करते हैं कि इस ग्रुप के लिए हमारा ये मार्केटिंग मिक्स होगा, दूसरे वाले ग्रुप के लिए हमारा ये मार्केटिंग मिक्स होगा। मार्केटिंग मिक्स यानी कि यही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लान, प्लेस, प्रमोशन, ये क्या क्या होंगे, ये हम उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, कस्टमर्स की करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। अलग कस्टमर है तो उनके लिए अलग तरीके के मार्केटिंग मिक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो मार्केटिंग, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक सेगमेंट में को बनाते टाइम क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो आइडेंटिफिएबल होने चाहिए वे। आइडेंटिफिएबल का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए कि वो अलग अलग दिखें कि हाँ ये एक अलग सेगमेंट, जैसे हमने बनाया कि ये फीमेल सेगमेंटेशन है तो अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ ये फीमेल सेगमेंटेशन है, ये मेल का सेगमेंट है। तो ऐसे अलग अलग वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, उनके कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उनकी अलग करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब हमने जेंडर वाइज किया है तो जेंडर वाइज है ना कि फीमेल की अलग चॉइसेस होती है, अलग नीड्स और वांट्स होती हैं, वैसे ही मेल्स की अलग होती हैं। तो इसलिए उनको हमने अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे कस्टमर्स को अलग अलग उनकी नीड्स को हमने उनको डिवाइड कर दिया सेगमेंटेशन में। दूसरा है एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब है कि वो हम उनके साथ कम्युनिकेशन भी कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हमारे वहाँ तक पहुँच जाएं। जैसे कि हम अगर ज्योग्राफी वाइज हम सेगमेंटेशन करते हैं, अब मान लो कोई एक ऐसा बिजनेसमैन है, ऐसा मार्केटर है जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में जैसे सेल कर रहा है, कोई भी अपना प्रोडक्ट है, उसकी रिच हरियाणा तक है उसके मार्केटिंग चैनल्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब वो ज्योग्राफी वाइज सेगमेंटेशन बनाने लगे और वो अपनी ज्योग्राफी वाइज में ऐसे कर दे कि एक तो है हमारी होम कंट्री इंडिया और दूसरा है हमारे फॉरेन कंट्री। तो अब ये फॉरेन कंट्री में ये कहाँ से, इनका तो एक्सेसिबल ही नहीं है ना, ये तो इनका तो एरिया सिर्फ हरियाणा स्टेट है। तो ये अगर ऐसे सेगमेंटेशन बनाए कि एक इंडिया एक फॉरेन, तो उस सेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ। तो हमें ऐसे सेगमेंटेशन बनाने हैं जो कि एक्सेसिबल हों, ठीक है, हमारी पहुंच में हों। दूसरा है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब है कि इतने कस्टमर्स उसमें हों एटलीस्ट जो हमें प्रॉफिट दे सकें, ठीक है, या हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है मतलब उनमें वो कवर हो सके, एक तरह से सब्सटेंशियल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने 4-5 कस्टमर के लिए अलग सेगमेंट बना दिया और एक ज़्यादा के लिए हम अलग बना रहे थे। तो मतलब इतने कस्टमर्स हों उस एक ग्रुप में जिनको हम इजीली सर्व कर सके और वो हम सर्व करें, वो प्रॉफिटेबल हो हमारे लिए। तो सब्सटेंशियल होना चाहिए, इनकी ये नहीं होता कि इतना होना चाहिए, एटलीस्ट सब्सटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट होना चाहिए कि सफिशिएंट लार्ज टू जस्टिफाई रिसोर्स रिक्वायर्ड टू टारगेट दैम, यानी कि हम जो उन पे रिसोर्सेज लगाएंगे उनके लिए अलग से प्लानिंग करेंगे तो वो एटलीस्ट इतने तो होना कि हमें प्रॉफिट दे सके। ये नहीं हो कि 2-4 कस्टमर, उनमें हमें क्या फ़ायदा होगा उनको, उनका एक अलग ग्रुप बनाने से, ठीक है। तो सब्सटेंशियल जो है वो सेगमेंटेशन होना चाहिए हमारे। दूसरा है यूनिक नीड्स। अब देखो अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं तो हर ग्रुप की अलग अलग यूनिक नीड्स होनी चाहिए, तभी हमारा सेगमेंटेशन का फ़ायदा है। अगर इन दोनों की सेम ही नीड होगी तो इनको अलग अलग डिवाइड करने का क्या फ़ायदा हुआ फिर, ठीक है। तो इसलिए हमें सेगमेंटेशन इसी तरीके से देखो, जैसे कुछ चीज़ें होती है जो मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर रहे होते हैं सेम चीज़ें, ठीक है। तो अब उस प्रोडक्ट के लिए हमें अलग अलग सेगमेंटेशन बनाने की क्या नीड है, ठीक है। तो ऐसी नीड के लिए ही, यूनिक नीड्स के लिए ही उनके सेगमेंटेशन बनाने चाहिए कि हाँ ये सिर्फ फीमेल के लिए, ये सिर्फ मेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल का मतलब है कि
जो हम बना रहे हैं वो ड्यूरेबल हो, कुछ चीज़ें जैसे कि सेगमेंटेशन शुड बी रिलेटिवली स्टेबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेज, इनकी चेंजेज होते रहते हैं, तो वो लेकिन वो सेगमेंटेशन हमारे वही के वही रहें। मतलब ये ना हो कि आज हमने मेल फीमेल का बना लिया, कल हमने फिर एक और अलग से सेगमेंटेशन बनाना पड़ा, अब ये यूजफुल नहीं है, या जोग्राफिकल वाइज बनाया था तो वो यूजफुल नहीं है, या किसी भी और करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बनाया था, थोड़े दिन बाद वो चेंज करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा ही बनाना कि लॉन्ग टर्म तक हमारे वही सेगमेंट्स ऐसे रहें डिवाइडेड जो हमने स्टार्टिंग में कर लिए थे, ठीक है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखना है तो ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए सेगमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो अब देखो किस बेस पे हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मेजर सेगमेंट वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि किस बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन क्या क्या होना चाहिए, जो अभी हम एग्जांपल्स में बोल भी रहे थे कि ज्योग्राफिकल वाइज होता है, डेमोग्राफिक होता है, साइकोग्राफिक होता है और बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। अब देखो ज्योग्राफिक में क्या होगा कि हम नेशंस, रीजन, स्टेट्स, कंट्रीज या फिर नाइबरहुड, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि रूरल है, अर्बन है, रूरल है, क्लाइमेट कैसा है, उस बेस पे यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बेस पे जब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, जैसे अलग अलग नेशंस के लिए अलग अलग सेगमेंट बना दिए, ठीक है, अलग अलग रीजन्स के लिए कि ये रीजन नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन, तो मतलब जोन्स के बेस पे बना दिए, रीजन्स के बेस पे, स्टेट्स के बेस पे बना दिए, सिटीज़ के बेस पे, कंट्रीज़ के बेस पे, नाइबरहुड के बेस पे कि हाँ हमारे आसपास ये लोग जैसे पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोसी देश है तो इनका एक सेगमेंटेशन हो गया, दूसरे वाले का एक अलग हो गया, ठीक है। तो इस बेस पे ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या होगा कि एज के बेस पे, लाइफ साइकिल स्टेज, जेंडर, इनकम, ये सारी हमारी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें एज, लाइफ स्टाइल, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, एथनिसिटी और जनरेशन, ये सारी हमारी जो हैं डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स, और इनके बेस पे जब हम सेगमेंटेशन करते हैं, इनके अलग अलग एज के पर्सन को अलग में, लाइफ साइकिल स्टेज किसकी, मतलब लाइफ साइकिल कौन सी चल रही है, यंग है वो, ओल्ड है, एज है, तो उनके लिए अलग अलग सेगमेंटेशन बनाना, जेंडर वाइज अलग, इनकम वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, एजुकेशन वाइज, रिलीजन वाइज, एथनिसिटी वाइज उसका, और जनरेशन की, यंग जनरेशन के लिए बना रहे हैं कौन सी, तो वैसे अलग अलग सेगमेंटेशन बनाना डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। दूसरा है साइकोग्राफिक। अब देखो साइकोग्राफिक में क्या आ जाएगा, देखो डेमोग्राफिक का भी थोड़ा सा इसमें रोल आ जाता है, और दूसरा हमारे जो साइकोलॉजी का भी आ जाता है, जिसमें हमारी सोशल क्लास, ठीक है, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, इन सारी चीज़ के बेसिस पे जब हम सेगमेंटेशन करते हैं कि किस सोशल क्लास से बिलोंग करता है, जैसे हाई क्लास के लिए बना रहे हैं हम, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, लोअर क्लास के लिए बना रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है जिनके लिए हम बना रहे हैं सेगमेंटेशन, अलग अलग लाइफस्टाइल के लोगों के लिए अलग अलग सेगमेंटेशन बनाना, और अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों के लिए भी अलग अलग वैसे ही सेगमेंटेशन बनाना, तो वो हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में ओकेशंस के बेसिस पे, बेनिफिट्स के बेसिस पे, यानी कि बिहेव कैसा है हमारे कंज्यूमर का, जैसे कंज्यूमर्स क्या चीज़ देख रहे हैं, अगर वो बेनिफिट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको अलग बेनिफिट्स के लिए अलग तरह अलग सेगमेंटेशन, दूसरे वाले अलग बेनिफिट देख रहे हैं तो उनके लिए अलग, जैसे कि हम ये देखते हैं कि कोई ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में जैसे मान लो कि कोई किसी को कार खरीदनी, तो कार के लिए कोई अपना अलग बेनिफिट देखता है, उसमें कोई ये देखता है कि माइलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कोई ये देखता है कि नहीं मेंटेनेंस वगैरह सर्विस की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वही कार वो मतलब प्रेफर करते हैं कस्टमर्स, तो उनके लिए अलग सेगमेंटेशन की जो ये बेनिफिट देख रहे हैं कि जो कौन सा बेनिफिट देख रहे हैं कस्टमर, जैसे सर्विस वाला बेनिफिट देख रहे हैं तो सर्विस वालों के लिए अलग, उनको अलग ग्रुप में डाल दिया, कोई कस्टमर माइलेज देखना चाह रहा है तो उसके लिए माइलेज अलग ग्रुप में बना दिया। अब इनके लिए हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी सर्विस इजीली अवेलेबल हो, इनके लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो अच्छी माइलेज देते हो, तो इसलिए अलग अलग बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग कस्टमर्स के, कि कस्टमर क्या बेनिफिट चाह रहा है उस चीज़ में, तो उनके बेस पे अलग अलग सेगमेंटेशन करना, ठीक है। यूजर स्टेटस की, हैवी यूजर्स है जैसे, ठीक है, या नॉन हैवी यूजर्स हैं, यूज़ रेट की, कितना यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को, कुछ लोग ज़्यादा यूज करते होंगे, कुछ लोग उसको ओकेशनली यूज करते हैं, तो उनके बेस पे लॉयल्टी स्टेटस की, लॉयल कस्टमर्स हैं तो उनके लिए अलग, लॉयल कस्टमर्स अलग हैं हमारे, और जैसे कि नॉन लॉयल जो कस्टमर्स है वो अलग है, तो लॉयल कस्टमर्स के लिए हम अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि उन अलग तरीके की सर्विसेज देंगे ताकि वो ज़्यादा हमारे साथ लॉयल ही रहें और वो मतलब जुड़े रहें हमसे, तो वो लॉयल कस्टमर्स के लिए, और जो लॉयल नहीं हैं उनके लिए अलग तरीके से, ताकि उनको भी हम लॉयल बना सकें हमारे कस्टमर्स को, तो उनके लिए अलग स्ट्रेटजीज फिर यूज होगी, और जो हैं पहले से ही उनके लिए अलग यूज होंगी स्ट्रेटजीज। ये देखो सेगमेंटेशन में ये नहीं है कि सिर्फ हमें प्रोडक्ट को ही
जब डिस्ट्रीब्यूट करना है या प्रोडक्ट को ही ऑफर करना है, वो प्रोडक्ट ही अलग अलग हो, सर्विसेज भी अलग हो सकती है, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। मान लो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफर करने का तरीका एक सेगमेंटेशन में अलग है, दूसरे सेगमेंटेशन में अलग है। तो वो यही चीज़ है कि कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, अलग सेगमेंटेशन में अलग, दूसरे सेगमेंटेशन में अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, वो कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। वो प्राइसिंग हो सकती है, प्राइस के बेस पे भी, प्राइसिंग चार्ज करने के लिए भी हम, प्राइसिंग में डिफरेंशिएशन करने के लिए भी हम अलग अलग सेगमेंटेशन बनाते हैं कि इस वाले कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज करना है, इससे कम प्राइस चार्ज करना है, तो वो उसके लिए भी हमें सेगमेंटेशन करना पड़ता है। यानी कि हमें मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है कि हाँ, ये वाले कस्टमर्स आएंगे तो उनको हम इस तरीके से प्रमोशन करेंगे, ये वाले कस्टमर आएंगे तो इनको हम अलग तरीके से प्रमोशन करेंगे। तो जो हमारे 4 Ps है ना, जरूरी नहीं है कि एक सेगमेंटेशन में वो पूरे के पूरे 4 Ps वही सेम अप्लाई होंगे, दूसरे वाले में अलग पी अप्लाई होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता एक ही चीज में डिफरेंशिएशन हो, कि सिर्फ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन हो, क्या पता सिर्फ प्राइस में डिफरेंशिएशन हो, क्या पता सिर्फ प्रमोशन में डिफरेंशिएशन हो, क्या पता सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में डिफरेंशिएशन हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए भी हम अलग अलग सेगमेंटेशन बनाते हैं। जैसे कि हमें ऑनलाइन अगर सेल करना है तो उनके लिए हमारे अलग से कस्टमर है, अलग सेगमेंटेशन है ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन हमें अगर बेचना है तो ऑफलाइन के लिए हमारे पास अलग तरह के कस्टमर्स है। किसी को हमें पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेचना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स हैं। उनको हम मतलब एक तरह के कस्टमर्स को हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेच रहे हैं, दूसरे तरह के कस्टमर्स को हम ऑनलाइन दे रहे हैं। तो ऐसे ही अलग अलग सेगमेंटेशन किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं हम, कोई भी पी के लिए या चारों पीस के लिए, ठीक है। जो मार्केटिंग की मेन चीज़ जो होती है, ये 4 Ps ही होते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्राइस कैसे चार्ज करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज चारों भी डिफरेंस हो सकते हैं और एक एक में भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं हम, ठीक है। वो डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट इसीलिए फिलिप कोटलर ने ऐड किया था क्योंकि एसटीपी के साथ साथ चलता है वो। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ये तीनों चीज़ों में हमें डिफरेंशिएशन को ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम सेगमेंट ही अगर बना रहे हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स को मतलब अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे हैं जब, तो अलग वहीं पे कर दिया, वहीं पे डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया, तो वहीं से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। अब उनकी टारगेटिंग भी उसी तरीके से डिफरेंटली हो सकती है, पोजिशनिंग भी, और जिसमें हमारे ये 4 Ps भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनमें भी हम वैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब देखो, सिर्फ अगर आप ऐसे समझोगे, आपने इतनी बार पढ़े होंगे ये, अगर सेगमेंटेशन में आप जब मार्केटिंग जब भी पढ़नी स्टार्ट की होगी तब पहले उसमें यही चीज़ें आती है कि जोग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है, डेमोग्राफिक होता है, साइकोग्राफिक होता है, और हम उसमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जियोग्राफिक में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, डेमोग्राफिक में क्या इंक्लूड होता है, साइकोग्राफिक में क्या होता है, बिहेवियरल में क्या होता है। लेकिन नेट में बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक में से, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए, और वो कैसे क्वेश्चन आए हुए आप देखोगे थोड़ी देर में, और इसके लिए हमें इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की हैं, ठीक है। आप पहले एक बार ये देख लेते हैं कि लेवल ऑफ सेगमेंटेशन क्या है। लेवल ऑफ सेगमेंटेशन का मतलब है कि हम पूरी मार्केट को कि मतलब हम मार्केट में जैसे कि कितनी डेंसिटी तक हम सेगमेंटेशन बना रहे हैं, वो चीज़ हमारा लेवल ऑफ सेगमेंटेशन है। अब इसमें सबसे पहले है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब है कि हम पूरी ही मार्केट को, पूरे एक नेशन को, नेशन लेवल बोलते हैं इसको, या होल मार्केट में को एक ही सेगमेंट में रखते हैं, यानी कि अलग अलग डिवाइड ही नहीं करते, हम सेगमेंटेशन कर ही नहीं रहे हैं, उसमें हमारा जो, उसे हम बोलते हैं वो मास मार्केटिंग होता है। तो ये सबसे ऊपर से स्टार्ट हो गया, सबसे पहले मास मार्केटिंग, यानी कि पूरी मार्केट को ही हमने एक मान लिया। उसके बाद हमारा आता है ये डिफरेंशिएशन या मार्केट सेगमेंटेशन। एक सेकेंड, हम देखो, ये मास मार्केटिंग में यानी कि पूरी मार्केट को ही हमने एक ही मानना है, हमने डिवाइड ही नहीं किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो हमारी आती है कि हमने नहीं अलग अलग सेगमेंट्स बना लिए, जैसे 2 सेगमेंट बना लिए, ठीक है, कि जैसे वो जेंडर वाइज ही एग्जांपल ले लो कि हमने मेल फीमेल का अलग अलग सेगमेंट बना लिया। उसके बाद है निस्से, और इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब इसमें क्या होगा कि हमने फीमेल्स में से भी एक बहुत छोटा पार्ट, मतलब फीमेल्स में भी जैसे फीमेल को आगे जैसे हमने ज्योग्राफी वाइज कर लिया, या फीमेल्स को हमने ऐसे कर लिया कि हैवी यूजर्स हैं, नॉन हैवी यूजर्स हैं, या उनका जैसे कि लाइफ साइकिल, लाइफ स्टेज क्या, या फिर ये मतलब आपकी लाइफ स्टाइल कैसा है उनका, ठीक है, या उनका स्टेटस कैसा है। जैसे कि हमने हाई क्लास की वुमेन के लिए अलग, और जो मिडिल क्लास की वुमेन्स हैं उनके लिए अलग तरीके से बनाया, ठीक है। तो अब उसमें हम बहुत कंसंट्रेटेड हो गए। या फिर अब फीमेल्स में भी हम स्पोर्ट्स में चले गए, जैसे स्पोर्ट्स मार्केट है, ठीक है। तो अब स्पोर्ट्स मार्केट में हमारी वो मार्केट बहुत छोटी है, यानी कि हम बहुत कंसंट्रेटेड हो गए कि सिर्फ हम स्पोर्ट्स मार्केट में ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं कि ये निश्चय मार्केटिंग या फिर कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है। दूसरा है लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम
जो लोकल मार्केट की नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं कि यानी कि बिल्कुल हम लोकल मार्केट में जाके वहाँ के कस्टमर्स की जैसी नीड्स हैं, हमारे आसपास के एरिया के कस्टमर्स की किस तरीके की नीड्स हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं सिर्फ, तो वो लोकल मार्केटिंग हो गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नैनो मार्केटिंग। देखो जब जो ये हमारा था निश मार्केटिंग, इसमें क्या था कि हमने सिर्फ एक मार्केट को फोकस किया है, ठीक है, कि एक ही जैसे स्पोर्ट्स मार्केट को फोकस किया, इसमें एग्जांपल ये होगा कि बिल्कुल एक छोटा लेवल पे चले गए हम। और नैनो मार्केटिंग में क्या होगा, इसके नाम से भी क्लियर हो जाता है। देखो नैनो मार्केटिंग को ही हम इंडिविजुअल मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और 1-to-1 मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको हम, कस्टमाइजेशन ये सारी चीज़ें भी बोलते हैं। यानी कि सिर्फ एक सिंगल कस्टमर को अलग सेगमेंट में रखना, एक अलग पर्सन के लिए अलग तरीके की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के लिए हम अलग तरीके की कर रहे हैं, कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को अलग सेगमेंट में रखना, उसको हम बोलते हैं नैनो मार्केटिंग। आजकल जो मार्केटर है ना वो इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे नहीं आता कि आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट दे रहे हैं हम, तो कस्टमाइज प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि एक कस्टमर को अलग सेगमेंट में डाल रहे हैं हम, यानी कि उसके लिए हम अलग तरीके की चीज़ें यूज कर रहे हैं, दूसरे कस्टमर के लिए हम अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो करते हैं ना आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपसे कंसल्ट करेंगे कि हाँ जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए कि आपकी स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं फिर, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको और सारी एडवाइस देते हैं। तो वो क्या होती है, वो नैनो मार्केटिंग होती है, या 1-to-1 मार्केटिंग बोल सकते हैं, या इंडिविजुअल मार्केटिंग, यानी कि एक पर्सन को ही एक सेगमेंट रखना, दूसरे पर्सन के लिए फिर दूसरा सेगमेंट हो गया, यानी कि दूसरे पर्सन को हम दूसरे तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो दूसरे तरीके की बना रहे हैं दूसरे कस्टमर के लिए, तो उसको हम नैनो मार्केटिंग बोलते हैं। अब इसमें वैसे तो कस्टमराइजेशन और कस्टमाइजेशन वैसे ही होगी कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, देखो कस्टमाइजेशन का मतलब है कि जब when company is able to produce individually differentiated products and enable consumers to design their own product, ठीक है, कि कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि कस्टमर्स को भी ये मौका मिलता है कि आप अपने तरीके का प्रोडक्ट डिज़ाइन बताओ, हम आपको वैसे ही ऑफर करेंगे, ठीक है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके का प्रोडक्ट कंपनी बना सकती है, और वो कंपनी फिर उसमें जो है कस्टमर भी खुद से भी कस्टमर को ये राइट देती है कि आप अपना प्रोडक्ट खुद डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में हमें ये बोला जाता है कि कस्टमर खुद जाके बता सकता है कि ये चीज़ें मतलब खुद से जाके वहाँ पे बना सकता है अपनी चीज़ें, वो उनको आप उनके किचन में जाओ, खुद जो चीज़ें आपको उसमें डालनी है वो यूज करो, तो वो मतलब कस्टमाइजेशन हो गया, ठीक है। कस्टमराइजेशन क्या है, कस्टमराइजेशन में कस्टमर खुद से प्रोडक्ट नहीं बनाता, मतलब खुद से प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की उसको राइट नहीं होता, लेकिन जो वो कस्टमर्स के साथ कंपनी या जो मार्केटर है वो को इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ, और फिर उनके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि आप बता दो आपको क्या क्या चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा बनाना है तो आपको उस पिज़्ज़ा में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो उस कस्टमर के अकॉर्डिंग ही आप उसको मिल जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है, कि आपको कौन सी टॉपिंग यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा क्या डालना है, ये करना है, तो वो सारी कस्टमर उनको बताता है और वो फिर वैसे कर लेते हैं। तो इसमें बस ये डिफरेंस है कि इसमें कस्टमर खुद से अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकता है, इसमें खुद से डिज़ाइन नहीं करता, लेकिन को इंटरेक्शन होता है बिटवीन कस्टमर एंड सेल्स पर्सन, ठीक है, और कस्टमर के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कस्टमाइजेशन और कस्टमराइजेशन में, ठीक है। अब देखो सेगमेंटेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, स्टेप्स क्या कि सबसे पहले हमें कस्टमर की ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर नीड्स, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स हैविंग सिमिलर नीड्स है तो उनकी ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद जो है हमें ये देखना है कि कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन की किस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डेमोग्राफिक बेस पे, जियोग्राफिक बेस पे, साइकोग्राफिक बेस पे, किस बेस पे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कस्टमर्स को, के उन सेगमेंट्स को। फिर हमें ये भी देखना है कि कस्टमर्स की अट्रैक्टिवनेस, सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस क्या है, क्योंकि हमने ये देखा था ना कि सेगमेंट जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए, तो क्या अट्रैक्टिवनेस है उसकी, ठीक है, कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है उन सेगमेंट्स में, कि कितने कंपटीशन है उसमें, मार्केट ग्रोथ क्या है उस सेगमेंट में पर्टिकुलर में, तो यानी कि सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस भी देखनी है हमें। उसके बाद हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि किस लिए अट्रैक्ट हो रहा है वो, हम उसकी तरफ होएं कि उसमें मार्केट जैसे कि उसमें ग्रोथ ज़्यादा है तो हमने उसका अलग सेगमेंटेशन सेगमेंट बना लिया अलग अलग, ठीक है। अगर उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वही ड्यूरेबल वो जो था कि इतना सब्सटेंस होना चाहिए हमें प्रॉफिट मिल जाए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है।
दूसरा हमें फिर अलग से फिर हमें वैल्यू प्रिपोजिशन क्रिएट करनी है कि हम कस्टमर को क्या बेनिफिट्स देंगे इस सेगमेंट में। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट बनाए। अब उन सेगमेंट्स में हमने ये देख लिया कि अट्रैक्टिव भी हैं ये सेगमेंट, हाँ ठीक है। अब इनमें प्रॉफिटेबिलिटी है, हाँ प्रॉफिटेबिलिटी भी। अब हम इन्हें क्या ऑफर करेंगे, वो ऑफर क्या करेंगे वो डिसाइड करना, उसे ही हम बोलते हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करना, यानी कि क्या हम कस्टमर को क्या ऑफर करेंगे। ये चीज़ आप लिख लो अपने नोट्स में कि वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है कि हम कस्टमर्स को जो ऑफर करते हैं, जो बेनिफिट्स जो हम ऑफर करते हैं वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद सेगमेंट एसिड टेस्ट करेंगे, यानी कि हम ये टेस्ट करेंगे कि हाँ ये सेगमेंट जो हमने सेगमेंटेशन की है वो एक्चुअल में फिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम सेगमेंट एसिड टेस्ट करेंगे, यानी कि इसमें हम कस्टमर्स को कुछ चीज़ ऑफर करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ अलग अलग सेगमेंट्स में हमने अलग अलग चीज़ जब ऑफर की है उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन के बेस पे, तो वो उसका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे से हमारी मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी जो है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है कि सबसे पहले हम ग्रुपिंग करते हैं कस्टमर्स की उनकी सिमिलर नीड्स के बेस पे, फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डेमोग्राफिकली सेगमेंटेशन किया हमने या जियोग्राफिकल या साइकोग्राफिक। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट्स की अट्रैक्टिवनेस चेक करते हैं कि अट्रैक्टिव है या नहीं है, फिर प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, फिर जो हमें ऑफर करना है यानी कि वैल्यू प्रपोजिशन हम डिसाइड करते हैं, फिर एसिड टेस्ट करते हैं और फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं सेगमेंट्स के लिए अलग अलग। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट जो है वो ये था हमारा सेगमेंटेशन। दूसरा हमारा है कि टारगेटिंग। अब हमने अलग अलग बना लिए ग्रुप्स, उनकी सारी चीज़ें भी देख ली, उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना ली। ठीक है, अब उन ग्रुप्स में से अलग अलग ग्रुप्स में से हम कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, किन किन को ऑफर करेंगे। क्या हमने जैसे 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया या जैसे मान लो 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, तो हम क्या चारों को सर्व करेंगे, क्योंकि चारों को सर्व करेंगे तो हमें अलग अलग हमारी स्ट्रेटजीज यूज करनी है चारों के लिए। तो अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि हाँ हम चारों को अलग अलग तरीके से सर्व कर सकते हैं तो हम चारों को सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हम इनमें से कुछ एक को सेलेक्ट करेंगे कि सिर्फ 2 को कर लिया या सिर्फ 1 को कर लिया, कि हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस रखेंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टारगेटिंग। टारगेट मार्केट इज ए ग्रुप ऑफ कस्टमर विद इन ए बिजनेस सर्विसेबल और अवेलेबल मार्केट एट विच बिजनेस एम इट्स मार्केटिंग एफर्ट और रिसोर्सेज, यानी कि जिनको के लिए मार्केटर जो है अपने एफर्ट्स लगाता है और रिसोर्सेज लगाता है जिस टारगेट मार्केट को, उनको हम बोलते हैं टारगेटिंग या टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या होती है, एक सबसेट ऑफ टोटल मार्केट। ये तो हमें पता ही, क्योंकि हमने सबसेट्स ही बनाए थे सेगमेंटेशन में और उनमें से ही एक सबसेट को उठा लिया, तो वो हमारा टारगेट मार्केट हो गया। ठीक है, द टारगेट मार्केट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु एग्जिबिट सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, क्योंकि वही है ना कि सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स थी उनकी, तभी हमने वो एक उठाया है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड कंसीडर्ड मोस्ट लाइकली टू बाय बिजनेस मार्केट ऑफरिंग, जिनको हमें लग रहा है कि हाँ ये हमारा खरीद लेंगे और इनको हम सर्व भी कर सकते हैं, तो हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, उसी को टारगेट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा एसटीपी का ही एक पार्ट है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है। पहले हमारा सेगमेंटेशन आता है, फिर टारगेटिंग और फिर पोजीशनिंग। और देखो अब जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए वो यही है कि पहले तो अट्रैक्टिवनेस क्या है उसकी, अट्रैक्टिव होगा तभी हम उसको टारगेट बनाएंगे, तभी हम उसको सेलेक्ट करेंगे, उठाएंगे। ठीक है, तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सेगमेंट हमें देखना है। दूसरा हमें ये देखना है कि टू फिट बिटवीन द सेगमेंट एंड द फर्म्स ऑब्जेक्टिव, वही कि हमें देखो अब मान लो हमने ग्रुप्स बनाए, अलग अलग डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ये वाली मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है भाई, इसमें बहुत ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या हम जो ऑफर कर रहे हैं, हमारे पास जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उनके ऑब्जेक्टिव्स के और इनके जो इनको चाहिए हैं, इनकी नीड्स और वांट्स, क्या उनमें सिमिलैरिटी है। अगर सिमिलरिटी होगी यानी कि क्या हम उनको ऑफर कर भी सकते हैं वो चीज़ें, अगर अट्रैक्टिव तो है, प्रॉफिटेबल भी है, दिख रही है, पर क्या हम उनको सर्व भी कर सकते हैं। तो हमारे खुद के फर्म के ऑब्जेक्टिव के साथ जो सेगमेंटेशन की जो नीड्स और वांट्स हैं, जो वो चाहते हैं कस्टमर्स, वो हमारे सिमिलर भी होनी चाहिए कि हम उनको ऑफर कर भी सकते हैं, इनके उनमें भी फिट होना चाहिए, फिट बिटवीन द सेगमेंट एंड द फर्म्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान रखनी होती है हमें टारगेटिंग करते टाइम। अब देखो टारगेट में भी वैसे ही सेम स्ट्रेटजीज होती हैं जैसे कि हमारी उसमें थी, सेगमेंटेशन में थी कि हम मास मार्केटिंग कर रहे हैं, निश्चय मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही ये टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि जिसमें हम सिंगल सेगमेंट को ही हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, तो सिंगल सेगमेंट होगी या कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी बोलेंगे इसको हम, कि सिर्फ हमने एक ही सेगमेंट को सर्व करने की डिसाइड किया और उसी के लिए हम जो है मार्केटिंग मिक्स बनाएंगे एक ही तरह का। हम ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ रहे कि अलग अलग के लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स तैयार करें, हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, हम सिर्फ एक को ही सर्व करेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल सेगमेंटेशन।
ठीक है। उसके बाद जो है वो है सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट मार्केट मिक्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट सेगमेंटेशन, द प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी डिफरेंट बट द प्रमोशनल मैसेज वेरीज। वही चीज़ है कि हमने अब बहुत सारे अलग अलग बना तो लिए, अब उनमें हम डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, यानी कि हम इन तीनों को सर्व करेंगे और तीनों के लिए फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। इसी को हम डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी बोलेंगे या फिर सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, यानी कि इसके लिए अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें, इसके लिए अलग, और हमारे पास ये है भी, तो हम सबको अलग अलग तरीके से सर्व करेंगे, इनकी डिफरेंशिएशन करेंगे अब हम। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अब हमारा कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या होगा कि हम सेम जो मार्केट, मतलब अलग अलग जो मार्केट हैं उनमें हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करेंगे। ए फर्म स्पेशलाइज इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड टेलर इट टू डिफरेंट मार्केट्स, यानी कि अलग अलग मार्केट्स में हम हमारे उस प्रोडक्ट को ही जो है ऑफर करेंगे, तो इसमें हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। दूसरा है मार्केट स्पेशलाइजेशन। मार्केट स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम एक ही मार्केट में सर्विंग ए पर्टिकुलर मार्केट और उसमें हम हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें क्या था कि प्रोडक्ट अलग हैं, मार्केट इसमें क्या था कि प्रोडक्ट तो एक ही है और अलग अलग मार्केट में उस एक ही प्रोडक्ट को, जैसे ए प्रोडक्ट है तो ए प्रोडक्ट ही हमने यहाँ भी बेच दिया और यहाँ भी बेच दिया, थोड़ी सी उसमें टेलरिंग करके। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या करेंगे कि मार्केट तो हमारे पास मार्केट स्पेशलाइजेशन में कि मार्केट तो हमारे पास एक ही स्पेशल मार्केट को हमें सर्व करने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स मार्केट है ये, ठीक है, तो स्पोर्ट्स मार्केट को ही हम सर्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सारे प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स इसी मार्केट में बेच रहे हैं। जैसे स्पोर्ट्स मार्केट में हम शूज़ भी बेच रहे हैं, ठीक है, और जो भी स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम इसी मार्केट में सारे जो हम सेल कर रहे हैं, सिर्फ ये स्पोर्ट्स मार्केट में। ठीक है, तो हमने एक ही मार्केट ली पर उसमें हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है फुल मार्केट कवरेज। फुल मार्केट कवरेज में क्या होगा कि सारी मार्केट ले ली, ठीक है, पूरी यानी कि जो अलग अलग सेगमेंट्स बनाए थे सारे के सारे ले लिए और सबको हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट, सबको सारी चीज़ें अलग अलग दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फुल मार्केट कवरेज, यानी कि पूरी मार्केट को ही हम कवर कर रहे हैं। अब देखो अब ये जो प्रोसेस है, टारगेटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, सेगमेंटेशन की हमने देखी थी। अब टारगेटिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड कर रहे हैं, फिर कंसंट्रेटेड करेंगे, फिर माइक्रो मार्केटिंग करेंगे। जो हमारे सेगमेंटेशन में भी वैसे यही चीज़ें आई थी, ये वैसे तो सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि उसमें हम अलग अलग में डिवाइड कर रहे हैं और टारगेट में हम उनमें से ही कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होगी सबसे पहले, यानी कि पूरी मार्केट को ही हम उठा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यही चीज़ आएगी। मास मार्केटिंग, सेगमेंटेशन में भी यही चीज़ हो सकती है प्रोसेस, अगर ये सेगमेंटेशन किया जाए तब भी यही चीज़ें होंगी। दूसरा फिर डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, यानी कि पूरी मार्केट को सेम चीज़ें सर्व नहीं कर रहे, पूरी मार्केट को अलग अलग चीज़ें अब सर्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट तो पूरी ली थी हमने, पर उसमें अलग अलग सेगमेंट्स बनाए हैं, ये नहीं कि पूरी मार्केट को एक ही चीज़ ऑफर कर दी, क्योंकि ये तो यही था ना कि हम पूरी मार्केट को एक ही चीज़ बना के दे रहे हैं, तो वो हमारी अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग होगी। डिफरेंशिएटेड में हमने मार्केट में सेगमेंट्स बनाए हैं, यानी कि सेगमेंट मार्केटिंग बोल रहे हैं इसको हम, और सबको फिर अलग अलग डिफरेंट चीज़ें जो है ऑफर कर रहे हैं। दूसरा है कंसंट्रेटेड, कि सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना है, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स बनाए थे, उनमें से सिर्फ ये वाला स्पोर्ट्स वाला हमारा सेगमेंट है और हम इसी को सर्व करेंगे सिर्फ। माइक्रो मार्केटिंग में हम इसमें भी बहुत जो हमारे लोकल कस्टमर्स हैं हमारे आसपास के, यानी कि स्पोर्ट्स मार्केट में ये नहीं कि हम सबको ही कवर कर रहे हैं, जो हमारे एरिया के कस्टमर्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को कवर कर रहे हैं। ये आगे और भी जा सकती है, इंडिविजुअल मार्केटिंग भी इसमें हम आगे इंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने इसी में कर दिया माइक्रो मार्केटिंग नाम लेके, कि माइक्रो मार्केटिंग जो चीज़ है उसमें फिर लोकल और इंडिविजुअल दोनों तरह की मार्केटिंग आ जाती है। अगर हम इसको अलग से लिखते कि लोकल मार्केटिंग, तो लोकल के बाद फिर इंडिविजुअल और आगे आती है। ठीक है, लेकिन माइक्रो मार्केट में ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं कि छोटे लेवल पे हम कर रहे हैं, तो वो वाले मार्केटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी चीज आ गई वो है मार्केट पोजीशनिंग। अब मार्केट पोजीशनिंग देखो, मार्केट पोजीशनिंग पहले हमने सेगमेंट बना लिए, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, फिर हमने उन ग्रुप्स में से सेलेक्ट कर लिया कि हम इनको सर्व करेंगे, चाहे एक को किया, चाहे दो को किया, चाहे पूरी मार्केट को किया। फिर उनको हम किस तरीके से सर्व करेंगे, क्या हम मैसेज हमारा उनके माइंड में डालेंगे कि ये कंपनी इस चीज़ के लिए है, हाँ भाई ये कंपनी इतनी अच्छी है, या ये कंपनी में इस चीज़ का स्पेशलाइजेशन, हमें ये प्रोडक्ट खरीदना तो हमें इसी कंपनी के पास जाना चाहिए। कस्टमर के माइंड में ऐसी चीज़ बनाना, उसको हम बोलते हैं पोजीशनिंग, यानी कि पोजीशन अपनी जगह कस्टमर के माइंड में सेट कर देना, वो जो चीज़ है वो हमारी पोजीशनिंग है। ठीक है, तो ये जो देखो एल राइस और ये जैक ट्रोट, इन्होंने बोला भी था कि जो मार्केटिंग जो है, जो पोजीशनिंग जो है ना, वो ये नहीं है कि आप
क्या प्रोडक्ट बना रहे हो। पोजिशनिंग इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, कि क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हो, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है पोजिशनिंग का लेना देना किस चीज़ से है, कस्टमर्स के माइंड से, यानी कि टू द माइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि प्रोस्पेक्ट क्या होता है। प्रोस्पेक्ट हमारा कस्टमर ही प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है। मार्केटर जिनको सर्व करता है वो प्रोस्पेक्ट होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, कस्टमर्स ही होते हैं। तो यानी कि कस्टमर्स के माइंड के साथ खेलना है पोजीशनिंग, ना कि प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, कस्टमर्स के माइंड की से रिलेटेड है कि हमें उनके माइंड में कैसी जगह बनानी है, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली भी थी। और डिस्क्राइब हाउ पोजीशनिंग इज यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन टूल की तरह से यूज करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन टूल ही है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो उनके माइंड में अपनी जगह बनाएंगे ना। तो ये कम्युनिकेशन टूल है टू रीच द कस्टमर इन ए क्राउडेड मार्केट स्पेस। एक बहुत भीड़ वाली जगह है, उसमें हमें कस्टमर तक पहुंचना है, तो कस्टमर को अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, अच्छे से एडवर्टीजमेंट कैंपेन अपना ऐसे सेट करना, अपनी टैगलाइन ऐसे सेट करनी है कि कस्टमर के माइंड में एकदम से हमारी इमेज बने कि हाँ ये, जैसे कि ये ऐसी इमेज बने कि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो यानी कि हाँ पूरा इंडिया अमूल दूध पीता है, हमें भी पीना चाहिए। तो इस तरीके से कस्टमर्स के माइंड में उन्होंने अपनी जगह बना रखी है, ठीक है। या फिर कोई ऐसे बोले कि इतने सालों से आपकी सर्विस में, 50 सालों से आपके साथ, तो ये सोचे हाँ भाई देखो इतनी पुरानी कंपनी है तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। तो वो कस्टमर्स के माइंड में अपनी जगह बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वो कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू ही बनाएंगे ना, तो ये पोजिशनिंग एक तरीके का कम्युनिकेशन टूल ही है, ठीक है। जो एक मिनट, जो इन्होंने ही इनकी इसकी डेफिनेशन भी दी थी कि द ओवरऑल स्ट्रेटजी, इट रेफर्स टू एन ओवरऑल स्ट्रेटजी दैट एम टू मेक ए ब्रांड ऑक्यूपाई ए डिस्टिंक्ट पोजीशन रिलेटिव टू कंपीटिंग ब्रांड्स इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि कस्टमर्स के माइंड में हमें कंपटीटर के कंपैरिजन में एक अलग जगह बनानी है, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट पोजीशन बनानी है, तो उसी को हम पोजीशनिंग बोलते हैं। फिलिप कोटलर ने भी इसकी डेफिनेशन दी अलग से कि पोजीशनिंग इज एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग एंड इमेज टू ऑक्यूपाई ए डिस्टिंक्ट प्लेस इन टारगेट्स माइंड। वैसे तो सेम चीज़ है कि हाँ, इन्होंने भी ऐसे ही बोला कि हाँ अलग कस्टमर्स के माइंड में चीज़ें बनानी है, पर थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखा करो जब ऐसे आ जाए कि ये वाली डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है, ऐसी चीज़ भी आ सकती है। मतलब वो हो सकता है ना कि फिलिप कोटलर ने ये बोला है, या ये चीज़ किसने बोली है। अगर मान लो ये वाली डेफिनेशन आ जाए और ये आ जाए कि किसने बोली, तो आप तो एकदम से सोचोगे फिलिप कोटलर ने बोली होगी। नहीं, फिलिप कोटलर की है ना सारी डेफिनेशंस में आपको कुछ चीज़ें सिमिलर मिलेंगी, और वो सिमिलर चीज़ें हैं ये ऑफरिंग, वैल्यू प्रपोजिशन को ही हम ऑफरिंग बोलते हैं ना। तो वैल्यू प्रपोजिशन से रिलेटेड चीज़ें, ये चीज़ें है ना उसकी हर डेफिनेशन में मिलेगी। किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हो मार्केटिंग से रिलेटेड लगभग सी चीज़ें मिलेंगी। तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने पोजिशनिंग को भी ऐसे बताया कि कस्टमर्स जो कंपनी की ऑफरिंग है ना उसको इस तरीके से डिजाइन करना ताकि एक ऐसी इमेज ऑक्यूपाई कर सकें कस्टमर्स के माइंड में। तो इन्होंने ऑफरिंग वाला जो चीज़ें वर्ड डाली है ना एक तरीके से, तो यानी कि ये फिलिप कोटलर की डेफिनेशन है, ठीक है। थोड़ा ऐसे ध्यान रह जाएगा कि किस ऑथर की ये डेफिनेशन है, ठीक है। ये ऐसे भी आ जाता है कि बुक के साथ भी आ जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो ये जो एल राइज और जैक ट्रोट है ना, इन्होंने अपनी इस बुक में पोजिशनिंग के बारे में बताया, द बैटल ऑफ योर माइंड। नाम से भी हो जाएगा, देखो माइंड के साथ खेलना था इनकी पोजिशनिंग करना, तो इसी में इन्होंने, तो बुक का नाम भी फिर याद आ जाएगा कि हाँ पोजिशनिंग में एक फिलिप कोटलर के अलावा एक ऑथर था अलग, और 2 ऑथर थे अलग, एल राइज और ये जैक ट्रोट। तो इन्होंने बुक लिखी है, और ये बुक माइंड से रिलेटेड इनकी पोजिशनिंग से रिलेटेड, क्योंकि पोजिशनिंग माइंड के साथ ही खेलना है। तो द बैटल ऑफ योर माइंड, ठीक है। अब देखो पोजिशनिंग स्ट्रेटजी, जैसे हमारी मार्केटिंग जो सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजी थी कि मास मार्केट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड मार्केट और नीचे मार्केट, तो वैसे ही हमारी टारगेटिंग की थी, और वैसे ही हमारी पोजिशनिंग के लिए भी स्ट्रेटजीज है। अब पोजिशनिंग जब हम कर रहे हैं तो किस तरीके से पोजिशनिंग करते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज होती है। देखो सबसे पहले एट्रीब्यूट पोजिशनिंग। एट्रीब्यूट पोजिशनिंग का मतलब है कि हम हमारी कोई एट्रीब्यूट, देखो क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, एक अलग फीचर, एक अलग एट्रीब्यूट, मतलब तो वो यानी कि करेक्टरिस्टिक होती है। हम हमारी एक करेक्टरिस्टिक या एक फीचर के बेस पे, हमारे एक एट्रीब्यूट के बेस पे हम डिस्टिंक्ट करते हैं अपने आप को, कंपटीटर से अलग दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसे रेमंड दिखाता है कि सिंस 1925, यानी कि ये हमारा ही एट्रीब्यूट है, ये हमारी ही एक फीचर है कि हम इतने सालों से आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, इतने सालों से आपकी सर्विस में है। तो ये क्या है, रेमंड सिंस 1925, ये अपने आप को ऐसे पोजीशन करे अपनी एग्जिस्टेंस के बेस पे। तो एग्जिस्टेंस भी इनकी एक फीचर है, ठीक है। तो अपने फीचर के बेस पे अपने आप को पोजीशन करना, तो एट्रीब्यूट पोजीशनिंग।
दूसरा है बेनिफिट के बेस पे, यानी कि कस्टमर क्या बेनिफिट चाह रहा है और हम उसको वही वाला बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसको यही दिखाना कि देखो आप ये बेनिफिट चाहिए ना आपको, ये बेनिफिट हम आपको ऑफर कर रहे हैं, तो वैसे करके देना। जैसे कि किसी का जैसे मारुति सर्विस स्टेशन, ये कि आपको हर जगह अवेलेबल होगा ये सर्विस स्टेशन, तो अपना वो एक बेनिफिट जो कस्टमर्स को मिल रहा है वो उसी की पोजीशनिंग कर रहे हैं कि देखो हम आपको ये बेनिफिट देंगे कि आपको हर जगह मारुति के सर्विस स्टेशन मिलेंगे, चाहे आप कहीं चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, कहीं रेगिस्तान में चले जाओ, आपको हर जगह पे हमारे सर्विस स्टेशन मिलेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं बेनिफिट के बेस पे। दूसरा है यूज और एप्लीकेशन के बेसिस पे। यूज और एप्लीकेशन की आप हमारे प्रोडक्ट की क्या क्या यूजेज हैं, देखो आप इसके अलावा जैसे कॉफ़ी कैफे डे अपने आप को ऐसे पोजीशनिंग कर रहा है कि कॉफ़ी जो है वो ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी, यानी कि कॉफ़ी के ऊपर एक बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है, जैसे मीटिंग्स भी हो सकती है, आपके डिस्कशन भी हो सकते हैं, यानी कि कॉफ़ी कैफे डे आपको सिर्फ कॉफ़ी ऑफर नहीं करना, और भी बहुत सारी इसकी यूजेज है और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि और भी आपके बहुत काम आ रहा है। तो जैसे कि आपके डिस्कशन के लिए, मीटिंग्स के लिए एक प्लेस भी ऑफर कर रहा है कॉफ़ी कैफे डे, तो वो अपने आप को क्या उनका यूज है उसके बेस पे अपने आप को पोजीशनिंग कर रहे हैं। दूसरा जो है वो है यूजर पोजीशनिंग। यूजर पोजीशनिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइप के यूजर के लिए यही चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन फॉर बेबीज़। अब देखो बेबीज़ के लिए यानी कि यूजर अलग हो गए, वहाँ पे बेबीज़ है, तो बेबीज़ के लिए ही है जॉनसन एंड जॉनसन, यानी कि बेबीज़ के लिए अब कुछ भी चाहिए हो सीधा जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। तो वो दूसरा जो है वो है कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। इसमें क्या होगा कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में हम बताएंगे कि देखो जैसे कि सारे जो लोकल ब्रांड है उनके कंपैरिजन में हमारा ब्रांड कितना अच्छा है, ठीक है। तो वो ऐसे करके करते हैं, पर्टिकुलर वो सीधा तो अगेंस्ट नहीं जाते किसी का नाम लेके, ठीक है, ऐसे तो नहीं जाना होता, पर वैसे ही इसका मतलब ये कि हम कंपटीटर के कंपैरिजन में बता रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि देखो ये साधारण पाउडर है और ये हमारा वॉशिंग पाउडर है, इनमें कंपैरिजन, तो वो किसी के साथ कंपैरिजन करके बता रहे हैं अपने कंपटीटर्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं कंपटीशन पोजीशनिंग। दूसरा जो है वो है वैल्यू पोजीशनिंग। वैल्यू पोजीशनिंग में क्या है कि वैल्यू, देखो वैल्यू जहाँ पे नाम आ जाए ना वहाँ पे बस सीधा सा ये मतलब है कि हम कस्टमर को बेनिफिट तो ज़्यादा दे रहे हैं और उनसे कॉस्ट जो है वो कम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बेनिफिट और कॉस्ट का रेशो है वैल्यू। अब वैल्यू कहीं भी आ जाए ना आपको पेपर में, अगर आपने सारी हमारी क्लासेस देखी हैं तो आप इस चीज़ में तो कंफ्यूजन नहीं होगा एटलीस्ट कि वैल्यू का क्या मतलब होता है, कि बेनिफिट बाय कॉस्ट। अब जैसे वैल्यू पोजीशनिंग आ गई तो हम उसमें यही दिखाएंगे कि कॉस्ट हम कम लेके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, कम कॉस्ट में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वैल्यू पोजीशनिंग। जैसे कि मैकडोनाल्ड का बर्गर 25 में, देखो 25 में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल रही है, मतलब बेनिफिट तो कितना ज़्यादा मिल रहा है और कॉस्ट हम कितनी कम चार्ज कर रहे हैं आपसे, तो वो वैल्यू पोजीशनिंग, ठीक है। कि इतने में वो कि इतने में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती है ना कि सिर्फ इतने में, और आपको देखो कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, कि वो वहाँ पे अपनी कॉस्ट कम दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको फ़ायदे ज़्यादा दिखवाते हैं उस चीज़ के, यानी कि वो बेनिफिट और कॉस्ट का रेशो है वो क्या होता है, वैल्यू ही। तो वैल्यू पोजिशनिंग जो है करते हैं, ये हमारी पोजिशनिंग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। अब चूजिंग ए डिफरेंट मार्केट डिफरेंशिएशन, अब जब वो करना है फिलिप कोटलर ने, अब वो STP के अलावा ये तीसरी चीज़ भी दी है कि डिफरेंशिएशन भी है। डिफरेंशिएशन वैसे इनके सब के साथ ही इन्वॉल्व है कि हम कैसे अपने आप को डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स को डिफरेंट तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ईच फर्म मस्ट डिफरेंशिएट इट्स ऑफर बाय बिल्डिंग ए यूनिक बंडल ऑफ बेनिफिट्स दैट अपील ए सब्सटेंशियल ग्रुप विद इन ए सेगमेंटेशन। अब उसके लिए जैसे डिफरेंशिएशन या पोजिशनिंग टास्क भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अलग दिखा रहे हैं ना, डिस्टिंक्ट हमारी चीज़ दिखा रहे हैं, तो उसी को हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। इसमें देखो आइडेंटिफाई ए सेट ऑफ डिफरेंशिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑन विच इट बिल्ड ए पोजिशन। देखो जो हमारा डिफरेंशिएशन है ना उसका बेस ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका बेस है। अब देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है ऐसी एडवांटेज जो हमारे पास है हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, यानी कि हम उनसे अलग हो गए ना कॉम्पिटिटर से, उसी को डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। तो हमें पहले हमारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आइडेंटिफाई करनी है जो जिससे हम एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं अपनी मार्केट में, कि हाँ हमारे पास ही है ये चीज़ दूसरों के पास नहीं है, तो वो हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि हमारे पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो कि अलग है दूसरों से, ठीक है। चूजिंग ए राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फिर वो हमारे पास बहुत सारी जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनमें से सबसे ज़्यादा सुटेबल, सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी रहेगी उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। दूसरा जो है कंपनी मस्ट देन इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड डिलीवर द चूजन पोजीशन ऑफ द मार्केट। अब हमने देख लिया कि हमारे पास जैसे रेमंड ने देखा कि
कोई भी कंपनी इतनी पुरानी नहीं है 1925 से, तो हम है ये। अब जैसे मान लो कि 10 साल पुराना, 20 साल पुरानी अगर उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन किसी 100 साल पुरानी अगर हम बोले तो वो बहुत कम होगी ऐसी कंपनीज। तो हमारे पास ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, ठीक है, जिसको जो हम दिखाएं तो वो अफेक्टिव भी हो सकती है कस्टमर्स के लिए। तो हम वैसे ही वो हमने सेलेक्ट कर ली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और उसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हमें कस्टमर्स के माइंड में पोजीशन करना है। तो पोजीशनिंग और ये डिफरेंशिएशन इसलिए साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब ये वही है कि कौन सा हमें डिफरेंस जो है वो प्रमोट करना चाहिए। अब वही कि हमें जो आइडेंटिफिएबल हो, अलग से कस्टमर्स को भी अलग से पता चले कि हाँ ये सच में अच्छी कंपनी है, दूसरों के कंपैरिजन में ये चीज़ इन्हीं के पास है, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, द डिफरेंट डिलीवर ए हाई वैल्यू बेनिफिट टू टारगेट मार्केट, यानी कि हम जो डिफरेंस डिलीवर करना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं कि ये डिफरेंस है हमारे अंदर, वो डिफरेंस कस्टमर्स के लिए इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए, कस्टमर्स के लिए वो अच्छे बेनिफिट्स भी देता हुआ होना चाहिए। अब हम ये बता रहे हैं हम अपने आप को कि हम इतने सालों से हैं, तो इतने सालों से है, उसमें कस्टमर्स का क्या बेनिफिट है, उसमें कस्टमर्स का ये बेनिफिट कि कस्टमर उन पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, इतने सालों से ये सर्विस में। जैसे इंश्योरेंस में देखो, इंश्योरेंस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि इंश्योरेंस वाली कंपनी अगर 2-3 साल पुरानी है और एक इंश्योरेंस की कंपनी आपकी 20-30 साल पुरानी है, तो कस्टमर्स का होगा कि हाँ देखो इस मतलब कि इसकी मार्केट में अच्छी पोजीशन बनी हुई है, ये हमें धोखा नहीं देगी इंश्योरेंस वाली कंपनी, या 20-25 सालों से या 50 सालों से चलती आ रही है, तो आगे भी चलने की इसकी वैसे ही उम्मीद है, तो हम इनसे इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यानी कि वो कस्टमर को बेनिफिट भी दिखना चाहिए ना उस डिफरेंस में, तो वो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए कि कंपटीटर से अलग दिखनी चाहिए। ये नहीं हो कि कंपटीटर के पास भी तो सेम चीज़ है तो तुम्हारे वाले में क्या अलग है, तो इसलिए वो अलग दिखनी भी चाहिए। सुपीरियर होनी चाहिए कि कंपटीटर से अलग है और कंपटीटर से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और कम्युनिकेबल भी होनी चाहिए कि हम उसको बता सकें कि हाँ अगर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोई अलग से डिफरेंस है हमारे अंदर, पर वो हम बता नहीं पाते कि कौन सा वाला डिफरेंस है वो अलग से, तो वो कम्युनिकेबल भी होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। प्रिमिटिव होनी चाहिए कि ऐसी हो कि जिसको इजीली कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। अफोर्डेबल होनी चाहिए कि कस्टमर्स उसको अफोर्ड भी कर सके, ऐसा डिफरेंस हम ऑफर कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए कंपनी के लिए भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट में ये था कि कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हो, और यहाँ पे प्रॉफिटेबल में कि कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, ऐसा डिफरेंस हमें प्रमोट करना है पोजिशनिंग में, ठीक है। अब पोजिशनिंग में कुछ एरर भी आते हैं, लेकिन वो क्या है एरर। सबसे पहले तो है अंडर पोजिशनिंग। देखो, अंडर पोजिशनिंग का क्या मतलब है कि हमारी चीज़, हमारी जो ऑफरिंग है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, पर वो कस्टमर, हम उसको पोजीशन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। जैसे कि आसूस के लैपटॉप्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं कंपेयर टू दूसरे लैपटॉप्स के, पर इन्होंने अपनी पोजीशनिंग इतनी अच्छे से कर नहीं रखी, तो किसी मैक्सिमम कस्टमर्स को तो ये भी नहीं पता कि आसूस के लैपटॉप्स भी होते हैं, या इनमें ये अच्छा, ये इतने अच्छे होते भी हैं। तो वो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग उनकी कमज़ोर है, यानी कि उन्होंने अंडर पोजीशनिंग कर रखी है, ठीक है। ओवर पोजीशनिंग का मतलब है कि वो चीज़ है ही नहीं, आपके पास इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट है ही नहीं, पर आपने उसको बहुत अच्छी क्वालिटी का ऐसे दिखा रखा है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर पोजीशनिंग, ठीक है। कि ए बायर बिलीव्स दैट प्रोडक्ट इज मींट वेरी सेलेक्टिव ऑडियंस, यानी कि बहुत, देखो जैसे ऐसे कर दिया कि हमने ऐसा प्रोडक्ट हम ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो ये सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए ही है, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पर एक्चुअल में जाके देखें तो वो इतना सस्ता है, या उस ऐसी चीज़ें तो सबके पास होती हैं अवेलेबल, तो उसमें अलग क्या हुआ फिर चीज़ें, ठीक है। तो वो ओवर पोजीशनिंग, यानी कि अपने आप को दिखा तो बहुत कुछ देना पर रियल में कुछ ना होना, ठीक है। रेमंड में भी इसका एग्जांपल दे सकते हो, वो अपने आप को इतना लग्जरी दिखाते हैं रेमंड, लेकिन वो एक्चुअल में उनकी जो क्वालिटी है, वो जो नॉर्मल जो इतने लग्जरी नहीं है ब्रांड, उनकी भी उनसे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, तो वो ओवर पोजीशनिंग कर रहे हैं अपने आप को। और वैसे भी इतना ज़्यादा महंगा शो करते हैं वो लग्जरी करके, लेकिन इतना महंगा एक्चुअल में वो नहीं होता, तो वो ओवर पोजीशनिंग वाली चीज़ है। नेक्स्ट जो है वो है कन्फ्यूज्ड पोजीशनिंग। कन्फ्यूज्ड पोजीशनिंग में कि एक बार तो वो अपने आपको इस तरीके से दिखा, मतलब कोई एक अलग तरीके से दिखा रहा है मार्केटर, दूसरे वाली जो मैसेज है उसमें वो अपने आप को अलग तरीके से दिखा रहा है, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कस्टमर की कि क्या इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है या दूसरी वाली ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो कस्टमर ही कंफ्यूज हो रहे हैं उनकी बातों से, तो वो कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग है। डाउटफुल पोजीशनिंग का मतलब कि कुछ ऐसे दिखाना अपने आप को कि हम मतलब कुछ ऐसा बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं वो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो डाउटफुल पोजीशनिंग होती है। जैसे कि हेयर गेन ऑयल है, तो वो ये बोल रहे कि आपके बाल उग जाएंगे, लेकिन सबको पता है कि ऐसे नहीं उगते हैं, सिर्फ शैम्पू से, ऑयल से बाल, तो ये डाउटफुल पोजीशनिंग होती है, ठीक है।
वेट लॉस मेडिसिन भी ऐसे ही होती हैं कि उनके ऊपर कस्टमर हमेशा डाउट करते, चाहे वो इतना बोलते कि आपका वेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर उनको डाउट रहता है कि नहीं इतना नहीं होगा कम, जितना ये बता रहे हैं हमें 30 किलो कम हो जाएगा, 20 किलो कम, इतना नहीं होता। तो वो अब कस्टमर उन पर डाउट करने लग जाते हैं, ऐसी पोजिशनिंग करते हैं। तो हमें इस तरीके की पोजिशनिंग से बचना होता है। ठीक है, अब जो हमारी बारी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने की। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो सेगमेंटेशन से रिलेटेड आया हुआ है, लेकिन सेगमेंटेशन से रिलेटेड आया हुआ है लेकिन बहुत डीप में आया हुआ है कि जो बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन है वैसे तो उनका क्वेश्चन है, पर इन्होंने क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर इज हाईएस्ट। देखो प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो कस्टमर्स की चॉइस बिहेवियर की, यानी कि उनका बिहेवियर जिससे पता चल जाए, ऐसा कौन सा सेगमेंटेशन है। अब देखो आपको इतना एनालिटिकल सोचना है कि कौन सा ऐसा वाला सेगमेंट है जिसमें हम बिहेवियर को ज़्यादा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना, थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ लोगे कि हाँ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर हमें जिसमें थोड़ा सा पता चल जाए वो कौन सा होता है। देखो ये डेमोग्राफिक नहीं है, जियोग्राफिक आएगा, ये जियोग्राफिक है, यहाँ पे जियोडेमोयल स्पेलिंग में मिस्टेक है, ये जियोग्राफिक आपका। देखो अब जब जैसे जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है, जियोग्राफिक में क्या पता चलता है आपको, जगह की, जगह के बेस पे करते हैं ना हम डिसाइड, तो इससे क्या कंज्यूमर का बिहेवियर आपको पता चल जाता है, नहीं चलता। दूसरा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, इसमें बिहेवियर पता चल ही जाता है, ये आपको अलग से दिख गया। दूसरा साइकोलॉजिकल जो है, साइकोलॉजिकल में भी लेकिन अब पता चल जाता है बिहेवियर। तो डेमोग्राफिक में भी डेमोग्राफिक में क्या होता है, लाइफस्टाइल, जेंडर, इनके बेस पे करते हैं, तो इनके बेस पे हमें कस्टमर का चॉइस बिहेवियर की ज़्यादा अच्छे से प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी अच्छे से नहीं कर पाते हम। साइकोलॉजिकल में भी ऐसे ही हमें कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे पर्सनैलिटी, परसेप्शन, उनकी कुछ चीज़ें कि हाँ ऐसे लोग, ऐसे उनका बिहेवियर होगा। लेकिन ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी किस में आती है, इन्होंने ऐसे पूछा ना कि प्रेडिक्टेबिलिटी हाईएस्ट किस में होगी। अब प्रेडिक्टेबिलिटी हाईएस्ट तो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हो, क्योंकि हम उसमें बिहेवियर के बेस पे ही तो सेगमेंटेशन कर रहे हैं कि इस टाइप के कंज्यूमर है उनका ये बिहेवियर है, ये वाले कंज्यूमर इनका ये बिहेवियर है, तो इससे तो बिहेवियर हाईली प्रेडिक्ट होगा ना हमारा। तो इसलिए बिहेवियरल जो हमारा सेगमेंटेशन है वो, उससे हमारी जो कस्टमर्स की चॉइस बिहेवियर है उसको हम अच्छे से पता लगा सकते हैं, सबसे हाईली प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन करते हैं तो। ठीक है, तो बिहेवियरल, इसका ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके लिए देखो ये एक डायग्राम है जिसमें शो है कि जो कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर की प्रेडिक्टेबिलिटी किस में हाई होती है और जो कॉस्ट है वो किस में ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉस्ट और जो कंज्यूमर का चॉइस बिहेवियर की प्रेडिक्टेबिलिटी है, इससे रिलेटेड डायग्राम है। देखो डेमोग्राफिक जो हमारे सेगमेंटेशन होते हैं ना, उनमें कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, जैसे कि जेंडर वाइज डिसाइड करना है, तो जेंडर वाइज डिसाइड करने में क्या कॉस्ट आएगी, मतलब बहुत कम कॉस्ट आएगी, और इससे हम इतना प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, दूसरा जो, अच्छा ये जियो डेमोग्राफी की था, लेकिन जियो डेमोग्राफी की ऐसे ही है कि इस एरिया के लोगों की इस तरीके की चॉइस है, तो वो एरिया के बेस पे चॉइस क्या कि इस एरिया के लोगों के जैसे कि डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स इस तरीके की है, तो वो जियो डेमो मतलब मिक्स कर रखा है, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक। ठीक है, तो जियो डेमो जो है इसमें थोड़ी सी कॉस्ट हमें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि हमें ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करना है, ज्योग्राफिकल को भी इंक्लूड करना है, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी उसी तरीके से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी जो साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन जब हम कर रहे हैं उसमें भी हमारी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और वहाँ के कंज्यूमर्स की साइकोलॉजिकल चीज़ें, तो उसके लिए हमें रिसर्च वगैरह ज़्यादा करवानी पड़ेगी, रिसर्च वर्क पे मतलब उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी कि हमें साइकोलॉजिकल चीज़ें पता करनी पड़ेंगी। ठीक है, और अब जैसे हम साइकोलॉजिकल चीज़ें पता कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा चॉइस जो है कंज्यूमर का चॉइस बिहेवियर जो उसको हम प्रेडिक्ट करना हमारे लिए थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, और जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन है उसमें हम कंज्यूमर का एक्चुअल बिहेवियर जो है वो ही पता कर लेते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी और ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ेगी, लेकिन वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, उससे हम और ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर के चॉइस बिहेवियर को। ठीक है, तो ये डायग्राम ऐसे, तो इसलिए जो मतलब डेमोग्राफिक कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ का बेनिफिट हो रहा है कि हमारी कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन इस चीज़ का नुकसान भी हो रहा है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कंज्यूमर का चॉइस बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, उस जैसे 2 शिफ्ट में, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आया हुआ है।
इसी वाले डायग्राम के बेस पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हाइल सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट ऑन डेमोग्राफिक बेसिस। देखो डेमोग्राफिक बेसिस पे कर रहे हैं तो क्या चीज़ ट्रू है इसमें से कि लो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर एंड हाई कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट। देखो डेमोग्राफिक में कॉस्ट हाई आती ही नहीं है, कॉस्ट भी कम आती है और हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी भी कम होती है। सबसे पहला यही आया था ना हमारा डेमोग्राफिक, ऐसे करके सबसे पहले डेमोग्राफिक था, फिर जियो डेमो था, फिर साइकोलॉजिकल था और फिर बिहेवियरल था। ठीक है, तो इसमें तो दोनों ही चीज़ें कम होती हैं डेमोग्राफिक में, तो ये फर्स्ट चीज़ जो है वो हमारी गलत होगी। ठीक है, दूसरा जो है कि लो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर चॉइस बिहेवियर एंड लो कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट, यही लो कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट भी होता है, लो ये होता है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपको बताना था पर मैंने ही आपको बता दिया, कोई बात नहीं, आपका ये क्वेश्चन तो कवर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको क्लास पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।